साल था 1984 और एक पार्टी थी जिसके पास पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद थे, सिर्फ 2। उस वक्त लोग हंसते थे और कहते थे यह पार्टी तो बस खत्म हो गई। लेकिन आज वही पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 18 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य, यानी अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज़्यादा लोग। तो आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कहानी की। कहां से शुरू हुई, किन लोगों ने बनाया, किन मुश्किलों से गुजरी और कैसे यह आज यहां तक पहुंची। बीजेपी को सही से समझना है तो हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे 1925 में। नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नींव रखी। शुरुआत में इस संगठन में सिर्फ 5 लोग थे, 5। आज उसी संगठन में 90 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस का एक ही मकसद था, हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद को संगठित करना। कोई चुनाव नहीं, कोई राजनीति नहीं, बस विचारधारा। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस का एक छत्र राज शुरू हो गया। उस वक्त आरएसएस की सोच रखने वाले लोगों को लगा हमें राजनीति में भी उतरना होगा। गोताबाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े दिलचस्प इंसान थे ये। एक तरफ नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे और दूसरी तरफ नेहरू से बिल्कुल नहीं बनती थी, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। आखिरकार इन्होंने इस्तीफा दिया और 1951 में भारतीय जनसंघ बनाई। यही वो पार्टी है जिसे बीजेपी की असली मां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुखर्जी का एक नारा था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। मतलब जम्मू कश्मीर को अलग संविधान और अलग झंडा क्यों, पूरे देश के लिए एक नियम होना चाहिए। 1953 में मुखर्जी इसी मुद्दे को लेकर कश्मीर गए। बिना परमिट के प्रवेश के विरोध में गिरफ्तार किए गए और हिरासत में ही उनकी मृत्यु हो गई। पार्टी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन जो विचार उन्होंने बोया वो जिंदा रहा। अब आते हैं उस दौर पर जिसने पूरी भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। साल 1975। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। अखबार बंद, विपक्षी नेता जेल में और आम आदमी डर के साए में। उस दौरान करीब 1,10,000 लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। जनसंघ के नेता भी इन्हीं में थे। लेकिन जेल की उन्हीं कोठरियों में जहां अलग अलग विचारों के नेता एक साथ बंद थे, वहां एक एकता पैदा हुई। 1977 में इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए। जनसंघ समेत कई विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। सरकार के अंदर इतनी खींचतान थी कि 2.5 साल में ही सरकार गिर गई और जनसंघ के नेताओं ने सबक सीखा। दूसरों की पार्टी में खो जाने से अपनी पहचान खत्म हो जाती है, अपनी पार्टी बनानी होगी। फिर आया वो दिन, 6 अप्रैल 1980। नई दिल्ली में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। कमल का फूल चुना गया पार्टी के निशान के तौर पर और अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था, वो बने पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुरुआत में पार्टी ने एक संतुलित रुख रखा, गांधीयन सोशलिज्म, यानी ना पूरी तरह दक्षिणपंथी ना वामपंथी। लेकिन देश इस पार्टी को अभी ज़्यादा नहीं जानता था और 1984 में यह साबित भी कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरे देश में शोक की लहर थी। उस सहानुभूति की आंधी में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली 414 सीटें और बीजेपी को सिर्फ दो सीटें, पूरे देश में बस 2। 1984 के बाद से आज तक कोई पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकी। यही बताता है कि उस चुनाव में कांग्रेस की लहर कितनी ज़बरदस्त थी। उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि बीजेपी अब इतिहास बन जाएगी, लेकिन इतिहास कुछ और ही सोच रहा था। 1984 की उस भारी हार के बाद पार्टी की कमान आई लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में। 1986 में वो पार्टी अध्यक्ष बने और उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, नरम रुख से काम नहीं चलेगा। पार्टी को एक ऐसे मुद्दे की ज़रूरत है जो करोड़ों हिंदुओं के दिल को छुए। 1989 में पालमपुर अधिवेशन हुआ और वहां बीजेपी ने आधिकारिक प्रस्ताव पास किया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पार्टी का एजेंडा है। और फिर आया 25 सितंबर 1990। आडवाणी एक सजे धजे रथ पर बैठे। गुजरात के सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई। मंजिल थी उत्तर प्रदेश का अयोध्या। जहाँ जहाँ यह रथ गया, लाखों लोग सड़कों पर उमड़ आए। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक राजनीतिक तूफान था जिसने पूरे देश की हवा बदल दी। बिहार में तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 24 अक्टूबर 1990 की रात समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। इससे बीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन
बीजेपी को जो राजनीतिक ताकत मिली वो बेमिसाल थी। 1991 के चुनाव में बीजेपी को मिली 120 सीटें, 2 से 120 सिर्फ 7 साल में। फिर आया 6 दिसंबर 1992। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। देश भर में दंगे भड़के, हजारों जानें गई। बीजेपी की 4 राज्य सरकारें बर्खास्त हुईं। पार्टी पर बैन की मांग उठी। यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन इस एक घटना ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। संकट के बावजूद पार्टी रुकी नहीं। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं था और इसलिए जो हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली। लोकसभा में विश्वास मत हारने से पहले उन्होंने जो विदाई भाषण दिया वो इतना दिल को छू लेने वाला था कि विपक्ष के नेता भी उठकर तालियां बजाने लगे। 1998 में वो एनडीए गठबंधन के साथ फिर सत्ता में आए और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। 11 और 13 मई 1998 राजस्थान का पोखरण। कुल 5 परमाणु परीक्षण हुए। भारत आधिकारिक परमाणु शक्ति बन गया। वैज्ञानिक रात को काम करते थे। उपकरण रेत के टीलों जैसे दिखते थे ताकि सैटेलाइट देख न सके और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA की को भनक तक नहीं लगी। अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन देश में जश्न था। 1999 में कारगिल युद्ध आया। पाकिस्तान ने चुपके से कारगिल की ऊंची चोटियां कब्जा लीं। भारतीय सेना ने करीब 60 दिनों की जान की बाजी लगाकर उन्हें वापस छीना। 527 जवान शहीद हुए। वाजपेयी की लोकप्रियता उस वक्त आसमान पर थी। 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल की एनडीए सरकार चली। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना शुरू हुई। देश में 4 बड़े शहरों को करीब 5,846 किलोमीटर की 4 लेन सड़क से जोड़ा गया। आईटी क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और यही नारा पार्टी को ले डूबा। जिस किसान, जिस मजदूर, जिस गांव के आम इंसान तक यह चमक नहीं पहुंची थी। कांग्रेस जीती और बीजेपी 10 साल के लिए विपक्ष में चली गई। विपक्ष के इन 10 सालों में बीजेपी एक नए नेता को तैयार कर रही थी और वो नेता थे नरेंद्र मोदी। गुजरात के बड़नगर में एक साधारण परिवार में जन्मे। बचपन में अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और धीरे धीरे संगठन में ऊपर उठते गए। अक्टूबर 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त गुजरात की हालत यह थी कि दिन में 16-16 घंटे बिजली नहीं रहती थी और 2012 तक मोदी ने गुजरात के 18,000 से ज़्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचा दी। यही था गुजरात मॉडल। 2002 के गुजरात दंगों ने उन्हें भारी विवादों में घेरा और यह विवाद आज भी जारी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो रुके नहीं। 2002, फिर 2007, फिर 2012 3 बार लगातार पीएम मोदी ने गुजरात जीता। 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। वरिष्ठ नेता आडवाणी इससे नाराज हो गए, लेकिन मोदी की लोकप्रियता का तूफान रुकने वाला नहीं था। 2014 के चुनाव नतीजे ऐसे आए कि पूरा देश हैरान रह गया। बीजेपी को मिली 282 सीटें। 1984 में कांग्रेस को मिली थी 414 सीटों के बाद पहली बार किसी एक पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में फैसले एक के बाद एक आते रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने। उज्ज्वला योजना में करोड़ों गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला। जनधन योजना से 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले। और फिर आई 8 नवंबर 2016 की वो रात 8 बजे मोदी टेलीविज़न पर आए और ऐलान किया, 500 और 1000 के नोट आज रात से बंद। नोटबंदी। उस एक फैसले से देश में चलने वाली कुल नकदी का 86% रातों रात अवैध हो गया। एटीएम के बाहर लंबी कतारें, बैंकों में भीड़। समर्थकों ने कहा काला धन खत्म होगा, विरोधियों ने कहा अर्थव्यवस्था तबाह होगी। यह बहस आज भी खत्म नहीं हुई। उसी साल उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। सर्जिकल स्ट्राइक। यह पहली बार था जब भारत ने इस तरह की कार्रवाई को खुलकर सार्वजनिक किया। 2017 में जीएसटी लागू हुई। एक देश एक कर, दर्जनों अलग अलग टैक्स हटाकर एक व्यवस्था बनाई गई। 2019 दूसरी बार चुनाव और बीजेपी को मिली 303 सीटें, 2014 से भी ज़्यादा। दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला आया 5 अगस्त 2019 को।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। 70 साल पुराना विशेष दर्जा एक झटके में खत्म। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक कहा, आलोचकों ने इसे असंवैधानिक। और जनवरी 2024 में वो सपना पूरा हुआ जो 1989 में पालमपुर में देखा गया था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 35 साल बाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था, अब की बार 400 पार। नतीजा आया 240 सीटें। बहुमत के लिए 272 चाहिए थी। पहली बार मोदी की अगुवाई में बीजेपी अकेले बहुमत नहीं ला पाई। टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों के दम पर एनडीए की सरकार बनी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले वो पहले नेता हैं। आज बीजेपी के पास 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है। सामने इंडिया अलायंस के रूप में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दलों का विपक्ष है। बेरोजगारी, महंगाई और गठबंधन की राजनीति, यही आज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो यह थी एक पार्टी की कहानी, 2 सीटों से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने तक। बीजेपी को चाहे आप पसंद करो या ना करो, लेकिन यह बात तो माननी होगी कि इस पार्टी ने भारतीय राजनीति को जितना बदला उतना शायद ही किसी और ने बदला हो।